हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग करने जा रहे हैं यम्बी पब्लिकेशन बुक के साल 2018 में पूछे गए सारे सवाल। और आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 17। आज हम लोग कंप्लीटली सेट नंबर 17 को कवर करने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने सेट नंबर 17 आ चुका है। इसके सारे सवाल को हर एक तरह के सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बतलाना है कि सेंटेंस के किस वाले पार्ट में एरर है। चलिए सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए समझिएगा कि वो कोई भी थी, लड़की थी, कोई भी थी, उसको 2 लगातार प्रमोशन मिले। ठीक है, अब देखिए बीच में जो ये यूज हुआ है इन ऑर्डर दैट। अब सबसे पहले समझिए इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताकि। और ये जो यहां यूज है साथियों, ये यहां पर बिल्कुल गलत है। समझिएगा क्यों गलत है, क्योंकि उसे 2 प्रमोशन मिले। क्योंकि उसका कारण देखिए इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कारण ताकि नहीं। ठीक है, ये जो इन ऑर्डर डेट है ये यहां पर गलत है। अगर इसके जगह पर कोई सुटेबल वर्ड यूज करना हो तो हम यहां पर यूज करेंगे बिकॉज का। क्लियर, क्योंकि ये यहां पर जो भी कुछ हुआ उसका कारण इसके बाद का है। ठीक है, इसके बाद देखिए कारण इसका कारण इसके बाद छिपा हुआ है। क्लियर साथियों, तो आपका जो इन ऑर्डर डेट है ये यहां पर गलत आ गया। तो आपको चेक करना है कि किस वाले पार्ट में इन ऑर्डर डेट है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, इन ऑर्डर डेट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक इडियम है और आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका सही मतलब क्या होता है। अब देखिए इडियम है आपका कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो देखिए 2 बातें मैं बताने वाला हूं। पहली बात अगर याद हो तो डायरेक्टली बना दीजिए। दूसरा बात, कोई भी आइडियम है तो सबसे पहले उसका हिंदी करिए आप। तो देखिए कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पैर और अपने हाथ का खर्च। ठीक है, अब बताइए कि कोई भी अपना हाथ और अपना पैर किसी को देना चाहेगा क्या, नहीं देना चाहेगा। तो अब देखिए मतलब ये बहुत ज्यादा खर्च के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वेरी एक्सपेंसिव, यही इसका सही ऑप्शन होगा। क्लियर, तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ते हैं सवाल कि द स्टेट गवर्नमेंट अर्ग्ड दैट इट कुड नॉट द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अब देखिए जो आपका स्टेट गवर्नमेंट था, ठीक है, वो कोर्ट को बोला कि आपका जो टीचर के जो सैलरी में जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, अफोर्ड। अब अफोर्ड मतलब होता क्या है, खर्च वहन करना। ठीक है, खर्च को उठाना, खर्च वहन करना, ये होता है अफोर्ड का मतलब। तो यहां पर सुटेबल वर्ड क्या भरेंगे हम लोग, अफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहां से आपका क्लोज टेस्ट आ चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ बातें ध्यान में रखना है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्लोज टेस्ट आता है या फिर पैसेज आता है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसको कंप्लीटली आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीटली एक बार पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टाइम क्या करेंगे कि जहां जहां खाली स्थान है, ठीक है, वहां पर रुकेंगे और चारों ऑप्शन को वहां पर आप सेटिस्फाई कराएंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि इटालियन मेयर के बारे में। तो पढ़ते हैं कि एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर्स आफ्टर देयर टाउन। अब यहां पर रुके थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए क्या सुटेबल वर्ड होगा। 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला है वाज लेफ्ट, दूसरा है वाज लिविंग, तीसरा है हैज लेफ्ट और चौथा क्या है, लिव्स। अब सबसे पहले देखिए यहां पर जब ये 4 ऑप्शन दिए गए थे साथियों, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर हैज बीन है। ठीक है, हैज बीन है। और आपको यहां पता चल गया कि ये जो है ये आपका पैसिव फॉर्म में, ये किस फॉर्म में साथियों, ये आपका पैसिव फॉर्म में, और यही आपका कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये पैसिव फॉर्म में था तो आगे भी पैसिव फॉर्म में होगा कंटिन्यू। क्लियर, तो देखिए वाज लिविंग तो नहीं होगा, ठीक है, लिव्स तो नहीं होगा, हैज लेफ्ट तो नहीं होगा। तो आपका एकमात्र क्या बच गया, वाज लेफ्ट। क्लियर, वाज लेफ्ट। देखिए यहां लिविंग भी4 यहां पर काम खराब कर दिया। तो वाज लेफ्ट जो है साथियों वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो यहां तक अभी हमने पहुंचा था। तो इसके बाद है कि विद नो मैनुअल वर्कर्स, उसके बाद क्या रहा है कि इट इज रिपोर्टेड इन फैक्ट। ठीक है, इट्स रिपोर्टेड इन फैक्ट। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग फिल करेंगे, यहां लिखा हुआ है वाज। ठीक है, यहां लिखा हुआ है वाज और ऑप्शन में आपका दे, तो दे के साथ वाज तो प्रयोग नहीं करते। अब देखिए ये कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो इट का प्रयोग नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन बचा ही और सी।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो जो वो जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका फीमेल, तो फीमेल क्लियर अगर नहीं हो तो आप हमेशा मेल को मेल ही समझेंगे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ही। क्लियर साथियों, तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि वाज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ द यहाँ खाली स्थान चर्च। अब देखिए ये चर्च के बारे में बात हो रही है और चारों ऑप्शन को यहां पर सेटिस्फाई कराते हैं। तो नियर चर्च ये नहीं होगा, ठीक है। नेबर चर्च ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट चर्च ये भी गलत है। आपका जो सही आंसर है साथियों वो है लोकल चर्च, ठीक है। यहां लोकल चर्च के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ मिले, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ मिले तो वहां पर ये लोकल वर्ड ही इस्तेमाल होता है, लोकल चर्च, ठीक है, लोकल हॉस्पिटल, ये यही सब इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। इसके बाद देखिए फिर से खाली स्थान आ गया, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन में ऑल्सो है, अलोंग साइड है, अलोंग है और एज वेल है। अब देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन आप यहां से डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले एज वेल तो नहीं होगा, अगर होना होता तो एज वेल एज कंप्लीटली होता, ठीक है। एज वेल एज कंप्लीटली होता तो एज वेल तो नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो तो हो नहीं सकता। अब देखिए क्यों मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, समझिएगा। यहां पर इसका जब आप अर्थ समझेंगे तो देखिए ये जो ये यहां तक जो कहानी थी वो तो थी, साथ ही साथ देखिए आपका इसके साथ यहां जो भी भरेंगे उसका मतलब है कि ये जो ऊपर जो भी कुछ हुआ उसके साथ ही साथ ये भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर के साथ साथ का अर्थ जाएगा। और वही मैं बात यहां पर बता रहा हूं कि अगर एज वेल एज अगर यहां पर होता क्वेश्चन नंबर 7 में अगर यहां पर एज वेल एज होता तो ये सही हो सकता था। साथ ही साथ अगर यहां जो अलोंग लिखा हुआ है, अलोंग के साथ विद लगा होता, अलोंग विद, तो भी ये सही हो सकता था। लेकिन यहां ना अलोंग विद था और ना ही यहां पर एज वेल एज था, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। ऑल्सो का मतलब ही कुछ और होता है। तो आपका जो एकमात्र ऑप्शन बचा अलोंग साइड, इसका मतलब भी होता है के साथ साथ, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हो जाएगा अलोंग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर हॉर्स द टाउन जरफैलूज लास्ट। अब देखिए खाली स्थान रिटायर्ड 6 मंथ। अब देखिए कह रहा है कि यहां जो भी भरेंगे हम लोग वो क्या है कि 6 महीने पहले रिटायर्ड हो चुका था, ठीक है। 6 महीने पहले रिटायर्ड हो चुका था और किसी को हायर नहीं किया गया था, ये बात हो रही है। अब देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो काउंसलर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। काउंसलर है, मेंबर है, वर्कर है, मेयर है, 4 ऑप्शन दिए गए। अब समझिएगा मेयर तो हो नहीं सकता, ठीक है, मेंबर हो नहीं सकता, 2 चीज को हमने रिमूव कर दिया। अब 2 वर्ड आपके क्लोज टेस्ट में यूज थे, काउंसलर और वर्कर। अब देखिए काउंसलर भी यहां नहीं होगा, आपका जो एकमात्र ऑप्शन है वर्कर ही होगा। क्यों, समझिएगा साथियों, क्योंकि शुरुआत से वर्कर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वर्कर के बारे में शुरुआत से बात हो रही है और जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां वर्कर ही क्या हुआ था, 6 महीने पहले रिटायर हुआ था और उसके बाद कोई भी वर्कर हायर नहीं किया गया था। क्लियर साथियों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वर्कर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन रॉन्गली स्पेल्ड है, कौन गलत लिखा हुआ है वो आपको बतलाना है। 4 ऑप्शन है, सबसे पहला एग्जाम्पलीफाई, एक्सहेल, एग्जेम्प्ट और एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला वर्ड है एग्जाम्पलीफाई, यही आपका गलत था। कहां गलत था समझिएगा, ये जो आपका ए लिखा हुआ था साथियों, ये यहां पर ए नहीं होगा बल्कि यहां पर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ई। अब हो गया एग्जाम्पलीफाई और इसका मतलब होता है उदाहरण देना या फिर उदाहरण होना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से है कि आपको बताना है कौन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है साथियों कंपेरेबल, ऑप्शन नंबर बी है कंपैरिजन, ऑप्शन नंबर सी है कंपटीशन और ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिकेशन। 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब यहां पर समझिएगा देखिए कंपेरेबल ये यहां पर आपका बिल्कुल सही है, कंपैरिजन आपका सही है, कम्युनिकेशन सही है। और आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया तो होना ही चाहिए। और हमें जहां तक पता है कि ये सवाल आपका डाउट होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन का जो यहां पर लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। कहां गलत है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो लिखा हुआ है कंपटीशन, ये जो यहां पर आई लिखा हुआ है साथियों, ये आई यहां पर नहीं होगा और आई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ई, ठीक है। अब ये कंपटीशन का जो स्पेलिंग है वो आपका सही हो चुका है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला 11 क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 22 का सवाल है। अब देखिए सवाल है कि डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस।
अब सेम सवाल कल भी आया था, ठीक है। अब आपका जो सेट नंबर 16 था उसमें भी सेम सवाल दिए गए थे और वो भी आपका गलत था, ठीक है। और ये भी आपका गलत है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है उसमें नीट का भी प्रयोग करते हैं, सूट का भी प्रयोग करते हैं, और आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था। क्लियर? तो इसका दोनों ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ड दिया गया गैरुलस, ठीक है, और आपको बताने कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। आपको क्या बतलाना है? आपको बताने कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है गटरल, ऑप्शन नंबर बी है थ्रोटी, ऑप्शन नंबर सी है कंसाइज और ऑप्शन नंबर डी है टॉकेटिव, ठीक है। तो चारों में से बतलाना है साथियों आपको कि इसका जो सही ऑप्शन क्या है, मतलब गैरुलस का सिनोनिम्स क्या है। क्लियर? अब सबसे पहले समझते हैं कि गैरुलस मतलब होता क्या है। तो गैरुलस मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, बात करने वाला, ठीक है, ये गैरुलस का मतलब होता है। क्लियर? अब देखिए बारी बारी से हर एक का मतलब जानते हैं। जो आपका लिखा हुआ है गटरल लिखा हुआ है साथियों, इसका मतलब होता है गले से संबंधित, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गले से संबंधित। आपका जो थ्रोटी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खरखराट भरी आवाज, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, छोटा, संक्षिप्त, कंसाइज। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका टॉकेटिव, इसका मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। देखिए इसका मतलब भी बहुत अधिक बोलने वाला, इसका मतलब भी बहुत अधिक बोलने वाला। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 और आपको बताना है इसके एंटोनिम्स क्या होगा। वर्ड है एस्केलेट, ठीक है। अब देखिए आपने बाइक चलाया होगा साथियों, उसमें एक होता है एस्केलेटर, ठीक है, उससे क्या होता है आपका स्पीड बढ़ता है। तो इसका मतलब भी कुछ उसी तरीके से होता है। इसका मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना बढ़ाना इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट पूछा है, ठीक है। अब देखिए रेज मतलब ये होता है बढ़ना, हाइट मतलब हाइटन, ठीक है, ये नहीं होगा, इनलार्ज नहीं होगा। रिड्यूस, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है रिड्यूस, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बढ़ाना और इसका मतलब होता है घटाना। तो यही आपका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। अगर सिनोनिम्स पूछता तो रेज हो जाता, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स पूछा नहीं था, इसका एंटोनिम्स पूछा था, रिड्यूस इसका सही होगा। क्लियर? तो इसका सही क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका एंटोनिम्स देखते हैं कौन सा वर्ड है। वर्ड है आपका टेंडर, ठीक है। आपका वर्ड क्या है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में? टेंडर। आपको बताना है टेंडर जो वर्ड है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। क्लियर? टेंडर वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। अब सबसे पहले जानते हैं कि टेंडर का मतलब होता क्या है। तो टेंडर का मतलब होता है साथियों मुलायम। टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है मुलायम, ठीक है। अब बारी बारी से चारों वर्ड, चार ऑप्शन जो दिए गए थे उन चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए मुलायम तो सॉफ्ट मतलब ही होता है मुलायम। अब देखिए आपका सिनोनिम्स तो पूछा नहीं गया था, आपसे क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है जेंटल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है वार्म, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा रफ। अब देखिए मुलायम है और ये रफ है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रफ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका वॉइस का सवाल, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो सवाल दिया गया इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा? अब देखिए इसमें कोई रूल नहीं लगाना, ठीक है, कोई रूल नहीं लगाना, सिर्फ आप फोकस करें यहां पर। वाज बीइंग लिखा हुआ है, अब ध्यान देगा अगर बीइंग लिखा हुआ है तो पक्का कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है, पक्का कंटिन्यूअस में होगा। अब देखिए एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, और एक बात और, ये आपका जो ये था द मेन गेट ऑफ बिल्डिंग, ये आपका जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट था ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। क्लियर? अब देखिए यहां पर द मेन गेट ऑफ बिल्डिंग, ये देखिए सेमी लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहां से एलिमिनेट हमने कर दिया। अब बच गया ऑप्शन ए सी डी, तीन ऑप्शन बचे। अब देखिए वाज का हैव कभी हो ही नहीं सकता, हैव का वाज नहीं बन सकता, तो वाज हैव में कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। क्लियर? अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, एक वेयर वाला और एक डायरेक्टली। अब देखिए और एक बात अभी मैंने कहा कि बिंग लिखा हुआ है मतलब पक्का कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए ये कंटिन्यूअस आपका नहीं है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए भी आपका इलिमिनेट हो गया। तो आपका एकमात्र बच रहा है ऑप्शन नंबर सी और यही आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे साथियों तो आप बहुत आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका जंबल वाला सवाल है। अब देखिए पिछले सेट में भी मैंने पारा जंबल को सॉल्व करने के कुछ तरीके बताए थे, वही तरीका मैं यहां भी यूज करूंगा। देखिए पारा जंबल सॉल्व करने के तरीके ये होते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका ये होता है साथियों कि या तो आप पहला सेंटेंस खोज लें, ठीक है, वहां से कुछ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दें। दूसरा ये है कि आप कुछ पेयर बनाएं। पेयर कहने का मतलब कि देखिए जैसे ये वर्ड है तो ये जो सेंटेंस है इसके इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस होगा, ठीक है, या फिर ये दोनों में मतलब कौन कौन दो सेंटेंस में आपस में रिलेशन है, ठीक है, आप वो दोनों निकाल लें, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या होगा,
ठीक है, ये देख सकते हैं, या फिर दो में रिलेशन देख सकते हैं। अब समझिएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ते चलता हूं। देखिए कुछ ना कुछ रिलेशन यहां से निकल आएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस ए को पढ़ते हैं। तो सेंटेंस ये है कि दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली kills wildlife like whales and turtles that ingest the waste। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियन पॉल्यूटर्स ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। ये सेंटेंस नंबर बी था। सेंटेंस नंबर सी है कि इन थाईलैंड ऑल्सो अ व्हेल डाइड लास्ट ईयर आफ्टर swallowing more than 80 plastic bags। क्लियर। और आगे लिखा हुआ है कि इन द लेटेस्ट केस a whale with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines where it was stranded a day earlier। क्लियर। तो ये चार सेंटेंस लिखे थे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि चारों को पढ़ लेना है आपको। अब देखिए कुछ कुछ आपको मिल जाएगा क्लू। ठीक है, अब देखिए क्लू क्या मिला कि इन थाईलैंड ऑल्सो, कहने का मतलब थाईलैंड में भी है। अब थाईलैंड में क्या बात हो रही है, तो थाईलैंड में भी व्हेल की मृत्यु हुई। ठीक है, थाईलैंड में भी व्हेल क्या हुआ, व्हेल मरा। अब देखिए थाईलैंड में अगर व्हेल मरा और लगा हुआ है ऑल्सो, मतलब उससे पहले भी कोई मरा होगा, उससे पहले भी कोई देश में ये डाइड हुआ होगा। ठीक है, मरा होगा। अब चेक करते हैं। तो देखिए आपका जो सेंटेंस नंबर डी है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है साथियों, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखिए साउदर्न फिलीपींस। तो यहां के बारे में लिखा हुआ है कि यहां भी आपका 40 किलो ऑफ प्लास्टिक ट्रैश, इसके कारण व्हेल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके कारण व्हेल की मृत्यु हुई था। और इसके तुरंत बाद थाईलैंड लगाया, थाईलैंड ऑल्सो, मतलब यहां हुई थी और इसके साथ ही साथ आपका थाईलैंड में भी ऐसा केस हुआ है। तो आपको यहां से दो सेंटेंस आपका पेयर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले डी आया और उसके बाद सी आया। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि डी और सी का किसमें किसमें पेयर है। ठीक है, देखिए यहां पर सी डी अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहां देखिए सी डी एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले डी आना चाहिए साथियों, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए डी सी तो बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं होगा। आपका एकमात्र ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, जहां पर डी और सी एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बढ़िया तरीका है आपका पैराजंबल को सॉल्व करने का, कि आप पेयर बनाएं या तो पहला सेंटेंस खोजें। किसी भी तरीके से आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा पेयर नहीं बनाना। आप अगर उसका आधा काम भी आप करते हैं तो आपका 3 ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, और आपका एकमात्र ऑप्शन जो सही ऑप्शन है साथियों वो आपको पता चल जाता है। क्लियर। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। आपके सेट नंबर 17 का है क्वेश्चन नंबर 17। ये है कि गेट आउट ऑफ हैंड्स, ये आपका आइडियम है। अब और आपको बताना है साथियों कि इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेट आउट ऑफ हैंड। अब देखिए सबसे पहला तरीका कि या तो इसको याद कर लें आप, दूसरा तरीका कि इसका हिंदी मतलब देखें। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है, हाथ से निकल जाना। ठीक है, इसका मतलब अगर डायरेक्टली इसका मतलब देखें तो इसका मतलब क्या होगा, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब हाथ से निकल जाना। अब देखिए ऐसा बोलते सुना होगा कि ये जो बच्चा था हाथ से निकल गया, कहने का मतलब वो आपका नियंत्रण से निकल गया। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये लिखा हुआ है कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ये जो लिखा हुआ है साथियों ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताना है कि यहां देखिए अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसका जो इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि 2 महीनों से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बेहतरीन जॉब खोज रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन कोई अभी तक हाथ नहीं आया, कोई अभी तक कोई नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये मतलब पहले हो रहा, पहले भी खोज रहा था और अभी भी जारी है ये काम। अगर ये जारी है तो ये लुक फॉर, ये जो लुक फॉर लिखा हुआ है साथियों ये तो गलत हो गया। ठीक है, आपको सिंपली खोजना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन है। तो आपका एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको दिख रहा है हैव बीन लुकिंग, तो यही आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी कभी भी आपका 4+ टाइम रहे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है। ठीक है, 4+ टाइम देखिए, 4+ टाइम तो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस देख लीजिए, आपका एकमात्र यही था। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 एक वर्ड दिया गया है और आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, ये वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। ये आपका वर्ड दिया हुआ टिल्ट। अब देखिए टिल्ट वर्ड आपने सुना होगा, टिल्ट मतलब होता है टेढ़ा। टिल्ट मतलब क्या होता है साथियों, टेढ़ा तिरछा ये होता है। और साथ ही साथ आपने स्लैंट को भी सुना होगा। कहां सुना होगा मैं बताता हूं, आप जब मैथ पढ़ेंगे मेंसुरेशन में पढ़े होंगे तो वहां पर एक आता है स्लैंट हाइट। इसका मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई आपने शंकु में पढ़ा होगा स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये देखिए तिर्यक मतलब क्या होता है, ये भी टेढ़ा होता है और ये भी टेढ़ा है। तो टिल्ट और स्लैंट दोनों जो है साथियों, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर, टिल्ट और स्लैंट दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब वही टेढ़ा होता है, तिर्यक तिरछा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला फिर से एक जंबल वाला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए फिर से वही काम करना है, आपको पेयर बनाना है। ठीक है, फिर से आपको पेयर बनाना है कि किसके बाद क्या आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आपका सेंटेंस नंबर पहला है, ए है कि द एलिफेंट टस्क्स वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। बी सेंटेंस है कि कस्टम्स ऑफिशियल्स इन थाईलैंड से इट्स द बिगेस्ट सेजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। सी सेंटेंस का आ रहा है कि 4 tons ऑफ इवोरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million इट वाज एन इंप्रेसिव हॉल। ठीक है, और सबसे अंतिम सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि ऑफिशियल्स से दे वेयर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लाओस फ्रॉम वेयर दे बिलीव्ड द आइवोरी वुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स अक्रॉस एशिया। अब देखिए 4 सेंटेंस आपने तो पढ़ लिए, अब आपको कुछ कुछ क्लू खोजना है कि कहां से कहां कौन दो सेंटेंस जो है वो आपस में रिलेट हो रहे हैं। क्लियर, अब देखिए काम करते हैं, ये पढ़िए आपका आप सेंटेंस नंबर सी पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि 4 tons ऑफ इवोरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million इट वाज एन इंप्रेसिव हॉल। ठीक है, अब देखिए इसके तुरंत बाद कंटिन्यू कर दिया कि कस्टम ऑफिशियल्स इन थाईलैंड से इट्स द बिगेस्ट ट्रेजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। अब देखिए इसी के बारे में लगातार आपका जो सेंटेंस नंबर बी है इसी के बारे में लगातार बात हो रही है। ठीक है, इसके बारे में क्या लगातार बात हो रही है, बात समझ में आ रहा होगा। तो सी बी आपका एक पेयर बन गया। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप सी बी खोज लीजिए कौन है, सी के बाद कहां लगातार बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये कर लेंगे, या फिर आप ये करेंगे कि कहां से वाक्य शुरू हो रहा है। अब देखिए वाक्य कहां से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला तो एक क्लू क्या मिला हमें कि सी के बाद लगातार बी है। ठीक है, तो या तो इससे डायरेक्ट आप बना सकते हैं सवाल, या फिर दूसरा आप खोजे कि सबसे शुरुआत का सेंटेंस कौन है। अब देखिए शुरुआत का सेंटेंस आपका ये तो नहीं होगा द एलिफेंट टस्क, ये तो शुरुआत का नहीं लग रहा है। ठीक है, ये शुरुआत का नहीं होगा। अब देखिए डी में देखिए, डी में लिखा हुआ है ऑफिशियल्स से देयर। अब देखिए ऑफिशियल अगर कुछ कह रहा है से देयर से दे वेयर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तो यहां भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ये भी शुरुआत का हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। बचा बी और सी। बी और सी में अभी हमने बनाया सी और बी का पेयर, मतलब ये पक्की बात है कि सी शुरुआत में होगा। खोज लीजिए ऑप्शन। देखिए सी शुरुआत का 2 थे और सी के बाद तुरंत भी आपका ऑप्शन नंबर ए में था। तो अगर आप ऐसा करते कि सी के बाद बी पेयर बनाकर छोड़ भी देते, पहला सेंटेंस अगर आपको पता नहीं भी होता तो सी बी का एकमात्र यही है। ठीक है, और देखिए कहीं सी के बाद बी नहीं है, कहीं सी के बाद बी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वन वर्ड का सवाल है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। अब देखिए कल एक सेम वन वर्ड आया था साथियों, उसमें ऑप्शन आपके सेम ही थे। ठीक है, ऑप्शन सेम ही थे और उसमें थोड़ा अलग था, वो अलग के बारे में बात हुई थी और इसमें अलग के बारे में बात है, ये थोड़ा सा अलग है। और देखिए ये जो अगर इसका हिंदी करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है, भटकते रहता है और अपना जिंदगी जो है वो भीख मांगकर गुजारा करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आवारा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवारा। और आवारा का जो इंग्लिश होता है वो कल मैंने आपको बताया था वेग्रेंट। ठीक है, ये जो वेग्रेंट जो वर्ड है वो आपका पिछला सेट में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपका जो वेग्रेंट है साथियों ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका इटिनरेंट है, ये वर्ड भी कल आया था। इसका मतलब होता है भ्रमणकारी, जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बेगिंग डाल दिया था। ठीक है, जो भीख मांगकर गुजारा करता है, तो ये भीख मांगकर जीता, तो ये आपका इटिनरेंट नहीं होगा। और भी 2 ऑप्शन देख लेते हैं। एक था माइग्रेंट, माइग्रेट मतलब प्रवासी, ये भी नहीं होगा। और ट्रॉन्ट, देखिए ये आपका था कल का ये आंसर है। ट्रॉन्ट मतलब क्या था आपका, जो स्कूल विद्यालय में बिना पूछे अनुपस्थित हो जाता है, ट्रॉन्ट। क्लियर, तो आपका सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये फिर से वन वर्ड का सवाल है और ये साथियों कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसका जो ये जो लिखा हुआ लंबा चौड़ा, इसको वन वर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एलियन, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है साथियों, मतलब जो किसी का जो ओरिजिनली प्लेस है, मतलब जहां इसका जन्म हुआ हो, ठीक है, जो वहीं पर पाया जाता है, ठीक है, तो उसको ये उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और एलियन मतलब क्या होता है? एलियन मतलब जो दूसरे जगह से आया हो, क्लियर। अगला देखिए, अगला है रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि किसी स्थान का निवासी, लेकिन यहाँ निवासी के बारे में बात नहीं हुई है। अगला है ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट मतलब जो किसी भवन का मालिक होता है या फिर वहां रहने वाला होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्यूपेंट। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत था। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है नेटिव, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो नेटिव है साथियों, इसका मतलब ही होता है कि किसी स्थान पर पाया जाना, मतलब जो उसका ओरिजिनली प्लेस है, जहां पर उसका जन्म हुआ, ठीक है, जहां पर वो पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं नेटिव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। देखिए इसमें बताना है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या फिर इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं कि इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब देखिए इफ जहां भी रहे, ठीक है, इफ देखिए यहां शुरुआत में लिखा हुआ, तो इफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। वो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में होगा, और अगर ये फ्यूचर में होगा तो यहां लिखा हुआ इट प्रूव्स, तो ये तो पक्का नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट वाला खत्म हो गया, ठीक है। इट हैज प्रूव्ड, ये भी गलत। इट प्रूव्स, ये भी गलत, क्योंकि कोई भी फ्यूचर नहीं बता रहा है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है एकमात्र, वही आपका क्या बता रहा है? फ्यूचर। इट विल प्रूव, ठीक है, ये आपका बता रहा है ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर खाली स्थान हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। अब देखिए जो वैज्ञानिक थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो जांच रहे थे, ठीक है, वो पता लगा रहे थे, जांच रहे थे कि कैसे जो पौधा है वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, कैसे दे सकता है। तो देखिए लुकिंग, तो ये तो इसका मतलब वो देख रहे थे, वो देख तो नहीं रहे थे, वो पता लगा रहे थे, जांच कर रहे थे, क्लियर। वो देख तो नहीं रहे थे, वो किसी बात का छानबीन कर रहे थे। अब देखिए अगला जो ये वर्ड है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, इंस्पेक्टिंग ये भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इन्वेस्टिगेटिंग, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब ही होता है छानबीन करना, ठीक है, पता लगाना। इन्वेस्टिगेशन आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, उसी से बना इन्वेस्टिगेटिंग। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेट का सबसे आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। ये आखिरी सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए पढ़ते हैं। ये इसमें आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। लिखा हुआ कि ड्यू टू द साइक्लोनिडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, रोड डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टिंग। अब देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, यहां था फ्लडेड, यहां था डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद तुरंत यूज क्या करते हैं? डिसरप्टिंग। तो ऐसा थोड़े होता है। अगर जो देखिए जो फ्लो में चल रहा है, जो सीक्वेंस में चल रहा है, वही सीक्वेंस को फॉलो करेगा। जो टेंस में सेंटेंस, वही टेंस को मेंटेन करेगा, क्लियर। यहां था फ्लडेड, यहां था डिस्ट्रॉयड, तो यहां भी आपका डिसरप्टिंग जो है वो गलत होगा। इसके जगह पर होना चाहिए था डिसरप्टेड, क्लियर। जो यहां पर है नहीं, तो खोजते हैं डिसरप्टिंग वाला आपका पार्ट कहां है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए डिसरप्टिंग लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपका इस वाले पार्ट में एरर था, और आपका आपसे एरर ही तो पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी वाले पार्ट में एरर था, ठीक है साथियों। तो ये आपका कंप्लीटली सेट नंबर 17 आपका कंप्लीट हो चुका है, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन, और अगले दिन हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 18 को, ठीक है। अगले दिन हम लोग करेंगे सेट नंबर 18, और बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट नंबर 18 का हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपका बेसिक्स कमजोर है, अगर आपको एमबी के बुक सॉल्व करने में कोई भी परेशानी होती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नीतू सिंह का बुक बनाइए, ठीक है। नीतू सिंह का जो वॉल्यूम 1 है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वॉल्यूम 1 को सबसे पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। आपका वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन भी बहुत सारा आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहां से देख लें। आप नीतू सिंह बुक को कवर करें, ठीक है। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।